Assalamu alaikum class. I am Ibrar and my presentation topic is the layers of the OSI model, transport layer and session layer. We will also discuss about the protocols of these layers, TCP, UDP, SAP and NetBIOS. So start the presentation. First of all, we will discuss about the OSI model and then we will move towards their layers. देखते हैं कि हम OSI मॉडल होता क्या है और हम बाद में ये भी देखेंगे इसकी लेयर्स वर्क कैसे करती हैं और ये कैसे काम करता है। OSI मॉडल स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये इस तरह का एक मॉडल होता है जो क्या करता है, अगर इसकी जर्नल मेन डेफिनेशन देखी जाए तो इसकी डेफिनेशन ये है, इज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेटवर्क सिस्टम। ये किस तरह का कंसेप्चुअल सा क्या कह सकते हैं हम कि एक फ्रेमवर्क सा होता है जिसकी मदद से हम नेटवर्क सिस्टम को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इसकी टोटल 7 लेयर्स होती हैं जो मेरे पास प्रेजेंटेशन में मुझे दी गई हैं। वो 2 लेयर्स है, एक तो सेशन लेयर है और दूसरा आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। अगर इसको देखा जाए तो इसकी लेयर्स की जो ऑर्डर कह लें, ये टॉप टू डाउन सॉरी बॉटम टू अप होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं इसमें। अगर देखा जाए तो पहली लेयर है इसकी फिजिकल लेयर, देन डाटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। लेकिन ये काउंट नीचे से की जाती है। लेकिन अगर बात की जाए कि इसमें डाटा हम पिक कहाँ से करते हैं, तो डाटा हमारे पास जो पिक होता है वो एप्लीकेशन लेयर से होता है। और अगर हमने कहीं से आउटपुट प्रोवाइड करनी है तो हम यहाँ पर से आगे प्रोवाइड करते हैं फिजिकल लेयर से। तो अब जो मेरे पास टॉपिक है वो है एक तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि कहलाती है हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल। मैं ये भी बताऊंगा कि इसको हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल क्यों कहते हैं। और मेरे पास एक सॉफ्टवेयर लेयर की भी सॉफ्टवेयर की भी एक लेयर मेरे पास है, तो वो है सेशन लेयर। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर से। ट्रांसपोर्ट लेयर इज द फोर्थ लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपने यहाँ पे देखा होगा, देखें ये कौन से नंबर वाली लेयर है, नीचे से हमारे पास ये फोर्थ नंबर पे लेयर आ रही है। तो ये कौन सी है, फोर्थ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ द ओएसआई मॉडल। एक मिनट में पेन को दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि इजीली नजर आ जाए। ओके, transport layer is the fourth layers of the OSI model which receive the data from the application layer and send it to the network layer। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको कि ये क्या करती है, ये डाटा एक्सेप्ट किससे करती है, एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर से क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पे आपका यूजर मौजूद होता है जो इसको डाटा प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैं यू लिख रहा हूँ जस्ट। और इसके बाद ये डाटा किसको प्रोवाइड कर देती है, नेटवर्क लेयर को। अब बात हो आ रही यहाँ पे आपके माइंड में ये होगी कि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर तो सेशन लेयर है, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर है, इनसे हम डाटा रिसीव क्यों नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये डाटा को क्या करती है, एक डाटा को एक वे में लाती है। ये आपको डाटा डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर सकती। आपको अगर डायरेक्टली प्रोवाइड करेगी डाटा तो आपकी एप्लीकेशन लेयर करेगी। भाई ये जो बीच वाली 2 लेयर्स हैं ये आपके डाटा को प्रेजेंट करेगी, उसके सेशन बनाएगी छोटे छोटे। सेशन लेयर पे आते हैं तो वो भी देखते हैं। इसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। अब हर एक लेयर के, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के रूल्स देखते हैं। एक तो इसमें होता है एंड टू एंड डिलीवरी, यानी कि इसमें अगर आपके पास नेटवर्क मौजूद है तो नेटवर्क में क्या करना है। अगर सपोज कर लो आपके पास 2 नेटवर्क्स हैं यहाँ पे, एक ये है नेटवर्क, इसको ए कह लें और इस नेटवर्क को आप नेटवर्क बी कह लें। सॉरी। तो देखें यहाँ पे अगर हमारे पास ये नेटवर्क ए एक कंप्यूटर है और इसके ऊपर आप इस तरह कह सकते हैं कि फर्दर आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस वर्क कर रही होंगी। ये छोटे छोटे डॉट लगा रहा हूँ मैं एप्लीकेशंस के तौर पे। तो यहाँ पे भी जाहिर है अगर बी आपके पास एक है, पीसी है, तो इसके ऊपर भी मल्टीपल आपके पास लेयर्स या मल्टीपल आपके पास एप्लीकेशन काम कर रही होंगी। अगर इस थर्ड वाली एप्लीकेशन ने डाटा सेंड करना है तो क्या करेगा, ये थर्ड वाली एप्लीकेशन जो डाटा सेंड करेगी, क्या सारों को डाटा सेंड करेगी, सारी लेयर्स को जो बी के अंदर मौजूद है, नेवर। क्यों,
क्योंकि अगर ये तो सारों को डाटा सेंड कर देगी तो सारी की सारी एप्लीकेशंस अपनी वर्किंग छोड़ के वो तो डाटा एक्सेप्ट करने पे लग जाएंगी, तो यानी कि बी का जो सर्वर है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये काम नहीं होगा। वो क्या करेगी, जस्ट आपके पास जो डाटा है वो यहाँ से पिक करेगी थर्ड वाली से। अगर मैं कहता हूँ बिल्कुल लास्ट वाली लेयर, ओके, तो हम डाटा यहाँ से अगर सेंड करते हैं, अगर हम यहाँ से डाटा सेंड करते हैं, मैं कहता हूँ लास्ट वाले को डाटा सेंड करना है आपने, लास्ट वाले को कर लें चाहे सेकंड लास्ट वाले को कर लें, तो हम यहाँ से सेकंड लास्ट वाले को डाटा सेंड करते हैं। अगर तो हम सेकंड लास्ट वाले को डाटा यहाँ पे सेंड करते हैं तो हमारे पास किसी किस्म का पूरे बी के जो पीसी को है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नेटवर्क जो है वैसे का वैसा ही गो थ्रू काम करेगा जैसे का ये कर रहा था ऑलरेडी। तो ये आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। इसको कहते हैं पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, कि आपने जहां से काम एक पोर्ट से स्टार्ट किया आपने डिलीवर भी एक पोर्ट पे करना है, ना कि सारे आपने सर्वर पे करना है, या सारे के सारे अगर आपके पास क्लाइंट कंप्यूटर भी है तो उस पर भी आपने हर पोर्ट के ऊपर काम को डिलीवर नहीं करना। सेकंड इसका देखा जाए तो ये है रिलायबिलिटी। अब देखिए रिलायबिलिटी क्या होती है आपके पास, रिलायबिलिटी होती है किसी भी चीज का अच्छे तरीके से काम करना, किस चीज का रिलायबल होना। अब रिलायबल आपके पास तब होता है अगर आपके पास इस जिस तरह आपने चीज भेजी है उसी तरह पूरी की पूरी रिसीव हो जाए, आपका उसमें कोई भी फर्क ना पड़े, उसके ऊपर से स्मॉल पैकेट ऑफ द डाटा भी लॉस ना हो। तो अगर बात करें तो इसमें कंसेप्ट आता है इन ऑर्डर का। इन ऑर्डर का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी चीज है वो एक ऑर्डर में आएगी। अब देखें, अगर आप काउंटिंग की बात करें तो आपके पास 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अगर हम जाते हैं तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। मैं इधर से 1 to 10 तक काउंटिंग भेजता हूँ, दूसरे एंड पे अगर मेरे पास 1 to 10 तक काउंटिंग अगर रिसीव हो जाती है तो इसका क्या मतलब है, ये रिलायबल है। अगर रिसीव नहीं होती तो क्या है ये चीज, इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन अब देखें, जब आपके पास एक चीज रिलायबल होगी, इन ऑर्डर होगी, अगर 1 से 10 तक मैंने डाटा यहाँ से सेंड करना है, 1 to 10 तक डाटा मैंने यहाँ से सेंड करना है बी की तरफ, तो ये चीज अगर 1 to 10 ही रिसीव होती है तो मतलब कि ये क्या है, रिलायबल है। ये काम किसका, ट्रांसपोर्ट लेयर का है। और देखें अगर यहाँ से 1 to 10 तक, यहाँ से यहाँ तक डाटा जाता है तो यानी कि इसमें डाटा का लॉस भी कोई नहीं होगा। तो सेम चीज यहाँ पे डिस्कस की जा रही है, नो लॉस ऑफ द डाटा मोस्टली डन बाय द टीसीपी। टीसीपी क्या है, टीसीपी के आगे पूरा लेक्चर है इसका भी। तो ये क्या है, प्रोटोकॉल है, आगे इसकी स्लाइड्स आएंगे देखिएगा। ये एक प्रोटोकॉल है किसका, ट्रांसपोर्ट लेयर का, जो आपको बताता है कि आपने डाटा किस तरह सेंड करना है, किस वे में करना है। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट जो टीसीपी का ही मैंने यहीं पे बता दिया कि इसमें डाटा आपके पास लॉस नहीं होता, मतलब कि जो टीसीपी एक प्रोटोकॉल है ये भी आपके पास रिलायबल है। आगे उसके बाद आ गया एरर कैंसिलेशन। एरर कैंसिलेशन ये भी आपके पास टीसीपी के अंदर चेक किया जाता है। मैंने इसके दो आपको प्रोटोकॉल्स बताए थे, एक टीसीपी बताया था और एक यूडीपी बताया था, अगर आपने स्टार्ट वाली ये वाली देखी हो तो। देखिए टीसीपी और यूडीपी दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर के हैं। तो ये आपके पास अब एरर कैंसिलेशन। अब देखिए ये भी आपके पास एरर भी डिटेक्ट करता है, जिस तरह आपकी लैंग्वेजेस में एरर डिटेक्ट होता है उसी तरह सेम आपका डिटेक्ट किया जाता है, आपका जो नेटवर्क में भी एरर डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन वहां पे कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर वगैरह डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे टीसीपी के अंदर, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर चेकसम यूज किया जाता है। जिस तरह वहां पे कंपाइलर होता है एरर डिटेक्ट करने के लिए और ट्रांसलेट करने के लिए, सॉरी एरर डिटेक्ट के लिए वहां पे डीबगर यूज किए जाते हैं, यहाँ पे हम चेकसम यूज करेंगे। तो ये एक मेथड है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। आगे आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फर्दर आगे कंटिन्यू है इसकी। तो उसके बाद नेक्स्ट वाली है कंजेशन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल क्या होता है, ये आपके पास इस तरह का वे होता है। कंजेशन कंट्रोल क्या होता है कि आपकी विंडो कितने बाइट की है, आपने अगर नेक्स्ट वाले को डाटा सेंड करना है तो उसकी विंडो का कितना बेटा। हम देखें, आप लोग अगर विंडो करते हैं हमें पता है कि 32 बिट की होती है, 64 बिट की होती है, और हमारे पास गालबन एक 84 भी यूज किया जाता है, तो वो भी हम 32 में ही कंसिडर करते हैं जो 84 वाला कंसेप्ट है। तो ये भी हम चेक करते हैं कि सेंडर का विंडो साइज और रिसीवर का विंडो साइज क्या है, फिर उसके बाद आपने जो मैसेज सेंड किया है उसका साइज कितना है, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है, कितने बाइट्स तक है उसकी जो लेंथ है। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग की। तो ये अच्छा कंसेप्ट है ये भी, मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग का टीसीपी के अंदर, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। अभी टीसीपी को आगे डिस्कस करेंगे। इट मींस दैट get the data from the multiple applications and send it to the one network is called multiplexing। अब देखें आपके पास अगर बात किया जाए कि यहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, यहाँ पे छोटे छोटे कुछ
डायग्राम्स क्रिएट कर रहा हूँ सर्कल्स, तो आप इनको नेटवर्क्स का नाम दीजिएगा। ए बी सी डी हम 4 क्रिएट कर लेते हैं, ए बी और सी डी के नाम से। डॉट लगा रहा हूँ मैं, नाम नहीं लिख रहा हूँ। तो देखिए आप इन चारों की तरफ से कहीं ना कहीं से डाटा सेंड होगा, यहाँ पे आ जाता है डाटा सेंड। अगर चारों का डाटा की बात की जाए तो चारों अगर किसी भी चीज को आगे डाटा सेंड कर रही हैं और वो डिवाइस इनको कलेक्टिवली कलेक्ट कर रहा है, यानी कि इन सारों को इकट्ठा कलेक्ट कर रहा है और उसके बाद उसको एक एप्लीकेशन में या एक नेटवर्क में आगे ट्रांसफर कर देता है। अब देखें द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द डाटा फ्रॉम द मल्टीपल नेटवर्क्स और एप्लीकेशंस, और नेटवर्क्स या रूट्स कह सकते हैं हम इन्हें, नोड्स भी कह सकते हैं, और बाद में ट्रांसफर कर देता है जस्ट वन नेटवर्क की तरफ। इट्स कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। अगर आप इसको उलट कर लें यानी कि इसका ऑपोजिट कर लें, फ्रॉम वन डिवाइस टू मल्टीपल डिवाइस, तो ये आप क्या कह सकते हैं, डी मल्टीप्लेक्सिंग कह सकते हैं। तो आप देखें इसके ऑपोजिट ऑन द अदर हैंड, डी मल्टीप्लेक्सिंग इज टोटली ऑपोजिट टू द मल्टीप्लेक्सिंग। इट्स द कन्वर्जन ऑफ द सिंगल एप्लीकेशन टू द मल्टीपल एप्लीकेशन। तो वही बात कि ये उसका मल्टीप्लेक्सिंग का ऑपोजिट है, और इसमें सिंगल एप्लीकेशन से मल्टीपल एप्लीकेशन तक आपका डाटा ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट वही चीज आ गई, ओएसआई मॉडल आ गया जिसको आगे डिस्क्राइब किया है। ये एक छोटी सी डायग्राम है ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपके पास काम किस तरह करती है, कैसे वर्क करेगी, तो ये सारे का सारा हम यहाँ पे अभी देखते हैं। तो ये मैंने 2 नेटवर्क क्रिएट किए हैं, एक को मैंने नेटवर्क ए बोला है, एक को मैंने नेटवर्क बी बोला है। तो ए के अंदर आपके पास ये रिंग टोपोलॉजी मैंने बनानी थी, लेकिन ये रिंग टोपोलॉजी मुझे इस तरह की, मेरे पास टूल नहीं थे कि मैं इनको पूरा सर्कल कर सकता, तो मैंने ये इस तरह का कुछ राउंड कॉर्नर वाला ये स्क्वायर बना दिया। तो आप इसको एज अ सर्कल कंसिडर कीजिएगा, ये रिंग टोपोलॉजी है। और दूसरे एंड पे मैंने बस टोपोलॉजी बनाई है। अब देखें अगर हम डाटा सेंड करना, डाटा का फ्लो ये है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से इस तरफ, ठीक है, ऊपर एरो भी लगा हुआ है। अगर मैं डाटा सेंड करता हूँ ए से, मैं डाटा सेंड करना चाह रहा हूँ बी, A1 से मैं डाटा सेंड करना चाह रहा हूँ B1 को, या A1 से मैं डाटा सेंड कर सकता हूँ B2 B3 B4, किसी को भी सेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये 2 नेटवर्क हैं, उनके अंदर ये 4 कंप्यूटर आप कह लें कि लगे हुए हैं, और हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को इजीली डाटा सेंड कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे बीच में ये दोनों तरफ X लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास इस तरह कह लें कि ये आपके बैरियर्स हैं जो आपके नेटवर्क को चेक करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कि आपका जो नेटवर्क है सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो अगर देखें हमारे पास सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ आ जाती हैं हर लेयर्स की। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर को देखें, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है डिलीवरी फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट। हमने ऊपर पढ़ लिया ना कि पोर्ट से पोर्ट पे डिलीवरी करनी, यानी कि A1 भी एक पोर्ट है, यहाँ पे B1 भी एक पोर्ट है, यानी कि पोर्ट से पोर्ट डिलीवरी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। लेकिन आपका डायरेक्ट यहाँ से कोई कनेक्शन तो नहीं बन रहा, तो हमने यहाँ पर से कनेक्शन भी बनाना है। तो कनेक्शन हमारा किस चीज के थ्रू बन रहा है, इन बाइट्स के थ्रू, जो यहाँ से बैरियर्स के ऊपर से गुजरती जा रही है। अब पहली बात तो ये कि इसका और इसका लिंक करवाना, ये आपके पास काम है डाटा लिंक लेयर का, कि आपके पास A1 से B1 तक का जो लिंक करवाना है, इसके आगे आगे, यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं इन दोनों के प्रोटोकॉल जो आपस में मैच करवाना, इन दोनों को प्रोटोकॉल्स को आपस में कम्युनिकेशन करवाना, क्योंकि प्रोटोकॉल्स की ही मदद से हमारे पास डाटा का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये काम कौन करता है, डाटा लिंक लेयर करती है। अब यहाँ पे एक नेटवर्क लेयर को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क लेयर मेरा प्रेजेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नीड हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट जो नेटवर्क लेयर है उसका काम है A1 का डाटा सेफली पहुंचाना B1 तक। ये नहीं है उसका काम, ये नहीं है कि यहाँ से डाटा पिक किया यहाँ पे लाके रख दिया, नो, ये काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का, कि A1 से डाटा पिक करना है और B1 पे जाके छोड़ देना है। लेकिन नेटवर्क लेयर का क्या काम है, सिर्फ ये चीज का ध्यान रखना कि डाटा आपका सेफली वहां तक पहुंच जाए। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये इसका ये काम है कि नेटवर्क को आपका जोड़ के रखना, आपके डाटा को वहां पे पहुंचा के रहना। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर काम करेगी। तो डाटा डाटा लिंक लेयर का मैंने आगे आपको बताया कि ये जस्ट कम्युनिकेशन आपका कर करेगी। और उसके बाद बारी आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा पहले जाएगा यहाँ से इस बैरियर पे, इससे नेक्स्ट वाले पे, और देन नेक्स्ट वाले पे आपके पास B1 पे जाके आपका डाटा डाटा कह लें या आपका जो भी आप लोगों ने सेंड किया कम्युनिकेशन वो रिसीव हो जाएगा। ये थी एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट लेयर की डायग्राम। आगे इसके प्रोटोकॉल्स हैं दो।
अब मेन टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। तो इसके जो दो हैं हमारे पास, एक तो है टीसीपी और एक क्या है, यूडीपी। टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और यूडीपी क्या है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है। ये दोनों ही आजकल यूज किए जा रहे हैं। मैं आगे ये भी बताता हूँ कि इस चीज में हम क्या यूज करते हैं। हमारे पास जितने भी फेसबुक, नेट, यूट्यूब है, गूगल है, ये सारे के सारे क्या क्या चीजें यूज करते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप बताता चलूं कि मोस्टली हमारे पास टीसीपी यूज किया जाता है, क्योंकि कोई भी आपके पास जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये नहीं चाहेंगी हमारा डाटा जो यूजर तक पहुंचे वो लॉस होके पहुंचे। मैंने ऊपर बताया था कि टीसीपी में डाटा आपका लॉस नहीं होता। तो वो एज स्पीड स्पीड अगर किसी भी नेटवर्क की इतनी ज्यादा ना आ रही हो तो हमें वो एक्सेप्ट होती है, लेकिन हमारा डाटा लॉस होके हमारे पास आए ये हमें बियर नहीं होता। तो आगे हम बात करते हैं अब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की, कि ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है। ओके, तो टीसीपी होता क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज, इट इज अ रिलायबल कनेक्शन। ये क्या है, इट इज अ रिलायबल कनेक्शन oriented protocol that transmit data from the source of the from source to the destination machine without an error। तो मैंने ऊपर भी बताया था कि टीसीपी आपके पास इस तरह का एक कनेक्शन है, एक प्रोटोकॉल है आपके पास। ये प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर का, जो आपके पास क्या करता है, डाटा को सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है। सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, आप लोगों को होप सो पता ही होगा। सोर्स वो होता है जहां से आपने डाटा सेंड करना होता है, यानी कि सेंडर, और डेस्टिनेशन वो होता है जहाँ पे आपका डाटा रिसीव होना होता है, उसको रिसीवर भी बोलते हैं, उसको डेस्टिनेशन भी बोलते हैं। विदाउट एनी एरर, किसी एरर के बगैर आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, ये आपके पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम है। नेक्स्ट देखते हैं, a connection is established between the peer entities prior to transmit। अब देखें, सबसे पहले ये क्या करता है, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। कोई भी ट्रांसमिशन करने से पहले इसकी जो पहली प्रायोरिटी होती है, अब देखें आपके पास जब तक आपका इस तरह कह लें कि आपने ब्रिज से एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, आप पहले ब्रिज बनाएंगे तभी एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकेंगे। आप देखें ना, हमारे पास अगर बात कर लें, एक स्ट्रीम है, नहर है, हमने इस तरफ खड़े हैं, हमने दूसरी तरफ जाना है, तो हम किस तरह करेंगे, पहले कि इसके ऊपर एक ब्रिज क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद ही हम एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं ना। तो ये पहले ब्रिज क्रिएट करता है टीसीपी, उसके बाद आपका सेंडर से रिसीवर की तरफ डाटा इजीली सेंड कर देता है। At the sending a host, TCP divides an incoming byte stream into the segment and assign a separate sequence numbers of each segment। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास डाटा सेंडिंग एंड पे बहुत ज्यादा है, यानी कि एक लिमिट से ज्यादा आपके पास डाटा हो जाता है, तो ये सारे का सारा डाटा एक ही बार में सेंड नहीं कर देगा। ये क्या करेगा, उसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाएगा और उसको एक लाइन में लगा देगा। ये एक लाइन कह लो, आपकी जो ब्रिज कह लो इसको, जो मैंने अभी बनाया ऊपर, कि ये आपके पास सेंडर टू रिसीवर जाएगा। तो इसके ऊपर आप छोटे छोटे पैकेट्स डाल दो और उन पैकेट्स की नंबरिंग कर दो, या पैकेट डाल देते हैं और उन पैकेट्स की हम नंबरिंग कर देते हैं। आगे आई थिंक मैंने एक डायग्राम बनाई है, यस ये है, आपके पास ये एक फ्लो ऑफ डाटा है। तो आपके ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं, आपके पास जब डाटा ज्यादा हो जाए तो वो क्या किया जाता है, इसके पैकेट्स बना लिए जाते हैं। इस डायग्राम को मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लें। तो अब जब हमने डाटा सेंड करना है तो इस तरह ही हमने ये पैकेट्स को आगे सेंड कर देना है। तो जिस तरह हम सेंड करेंगे उसी सीक्वेंस में ये आगे जाके क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा आपका डाटा। At receiving host, the TCP reorder the segment and send and acknowledge to the sender for correct receipt of the segments। अब देखिए, अगर आप डाटा सेंड करते हैं 1 2 3 4 के हिसाब से, तो जब आपका डाटा सेंड हो रहा होता है ना, तो इसको आप एक और सीक्वेंस पे यानी कि इनक्रिप्ट करके, आप सपोज कह सकते हैं कि हम इसको इनक्रिप्ट करके आगे सेंड करते हैं। लेकिन जब जाके ये रिसीवर के पास जाता है तो तब भी ये इनक्रिप्टेड नहीं रहता, तब वो इसको क्या कर लेता है, डिक्रिप्ट कर लेता है और इसको इस वे में कर लेता है जिस वे में उसने सेंड किया होता है। तो बाद में ये फिर एक एक्नॉलेज सेंड करता है किसको, सेंडर को, कि आपका जो डाटा है आपने सेंड किया था जिस ऑर्डर में, जिस वे में, हमें उसी वे में उसी ऑर्डर में रिसीव हो गया। TCP also manage the flow control that fast sender does not overwhelm a
स्लो रिसीवर। अब देखें टीसीपी क्या करता है, एक फ्लो को कंट्रोल भी करता है डाटा को, कि इतना फास्टली डाटा आपका सेंड ना हो जाए कि आपका जो रिसीवर है, सपोज कर लेते हैं एक आपके पास जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो कोर टू डू है और एक आपके पास कोर i7 है। तो कोर i7 अगर डाटा को सेंड करेगा काफी फ्लो के साथ, वो अपने फ्लो में डाटा सेंड करेगा, और जो रिसीवर है वो अपने फ्लो में क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जो कोर i7 है, तो ये डाटा बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में सेंड कर देगा, लेकिन कोर टू डू है वो इसको स्लोली स्लोली क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो यहाँ पे इस फ्लो को भी अगर कंट्रोल करने का नाम अगर आप कहें तो इसको भी टीसीपी बोला जा सकता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि सारी की सारी चीज को, फ्लो को मैनेज कौन करता है, टीसीपी करता है। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे पैराग्राफ है यूडीपी के लिए। यूडीपी आपके पास किस चीज का स्टैंड है, इसका स्टैंड फॉर है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये कि इट इज अ मैसेज ओरिएंटेड protocol that provides a simple unreliable connectionless acknowledged service। अब देखें आपके पास ये एक तरह का ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, लेकिन ये रिलायबल नहीं होता, यानी कि ये डाटा सेंड करता जरूर है एप्लीकेशन लेयर से लेके आगे, लेकिन इसके अंदर रिलायबिलिटी नहीं है। यानी कि डाटा इधर से लिया साथ ही सेंड कर दिया, ना इसने उसके पैकेट्स बनाने हैं ना इसने उसको चेक करना है। पैकेट्स बना देगा लेकिन उसको चेक नहीं करेगा कि इसका ऑर्डर क्या है, जिस तरह ये सेंड करेगा उससे अलग ही आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर आपने ए बी सी करके सेंड किया है तो वहां पे जाके बी ए सी किसी भी ऑर्डर में आपका डाटा रिसीव हो सकता है। लेकिन ये इसका एक बेनिफिट है कि हम इसको यूज क्यों करते हैं, ये बहुत ज्यादा फास्टर है, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। तो अगर बात की जाए कि जो कंपनीज आपकी रिलायबिलिटीज देखती हैं और दूसरी कंपनीज आपकी अगर फास्ट डाटा ट्रांसमिशन को देखती हैं, तो जो फास्ट डाटा ट्रांसमिशन को देखती हैं वो आपके पास यूडीपी यूज करती हैं, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। और जो आपके पास कंपनीज हैं वो प्रेफर करती हैं आपके डाटा को, तो वो आपके पास ऑब्वियसली किस चीज को फॉलो करती हैं, टीसीपी को करती हैं। इट इज सुटेबल फॉर applications that do not require TCP sequences और error control और flow control। अब देखें वो यहाँ पे बता रहा है इट इज सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन डेट डू नॉट रिक्वायर टीसीपी सीक्वेंस। कह रहा है ये उन एप्लीकेशन के लिए ज्यादा सुटेबल है जिसके अंदर सीक्वेंस नहीं चाहिए, यानी कि टीसीपी का कोई भी सीक्वेंस वगैरह हमें नहीं चाहिए, उसमें कोई एरर कंट्रोल ना भी करना पड़ता हो और उसमें डाटा का फ्लो भी कोई ना हो। यानी कि अब हमें ये चीज पता चल गई है कि ये एरर डिटेक्ट भी नहीं करता, एरर को कंट्रोल एरर को डिटेक्ट करेगा, लेकिन इसमें एरर को जो डिटेक्ट करना है ये ऑप्शनल होता है, और टीसीपी में ये काम मैंडेटरी होता है, यानी कि करना लाजमी है, इसमें आपका करना लाजमी नहीं होता। अगर आपने करना है तो कर दें, अदरवाइज इसका आगे चेकसम आएगा, मैं आपको बताऊंगा उसको फिल किस वे में करते हैं ताकि ये हमारे पास इसका एरर को छोड़ दे, डिटेक्ट ही ना करे। उसके बाद ये फ्लो भी चेक नहीं करता। इट इज यूज फॉर द ट्रांसमिटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द डाटा वेयर द स्पीड ऑफ द डिलीवरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्यूरेसी ऑफ द डिलीवरी। तो मैंने वही बात बताई कि आपके पास ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा के लिए यूज किया जाता है, जहां पे आप, क्योंकि अगर देखें स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा होता है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा के जो चांसेस हैं लॉस होने के बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अगर आप बात करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है और उसको फिर यूडीपी के ऊपर आपने ट्रेवल करवाना है, तो ये बहुत ज्यादा आपके पास डिफिकल्ट काम है। यूडीपी उसको एक्सेप्ट जरूर कर लेगा, लेकिन जिस तरह एक्सेप्ट करेगा उस तरह उसको ट्रांसमिट नहीं करेगा। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा यानी कि एक पैकेट है डाटा का, तो वो क्या करेगा, अगर उसका नाम हम ए रख देते हैं, तो जब वो रिसीविंग एंड पे जाएगा तो उसके साथ कोई दूसरा पैकेट होगा ही नहीं जिसके साथ वो क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है या अपनी जगह बदल लेगा, तो वहां पे जाके वो डायरेक्ट ए ही रिसीव हो जाएगा। तो ये जहाँ पे डाटा की एक्यूरेसी कम इंपॉर्टेंट हो, डाटा की डिलीवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वहां पे हम यूडीपी यूज करते हैं। इन दोनों का छोटा सा डिफरेंस लिखा हुआ है टीसीपी और यूडीपी में। तो इसके आगे इसी की बेस पे, इन पॉइंट की बेस पे आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी कि कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है ये टीसीपी इस तरह का प्रोटोकॉल है जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं, कनेक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं, यानी कि पहले हम कनेक्शन बना लेते हैं उसके बाद डाटा को सेंड करते हैं। यूडीपी में क्या है, कनेक्शन लेस है, तो यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, इधर से डाटा एक्सेप्ट किया विदाउट क्रिएटिंग अ कनेक्शन, हम डाटा नेक्स्ट सेंड कर देते हैं। अब आप ये माइंड में आ रहा होगा डाटा नेक्स्ट सेंड किस तरह होता है कनेक्शन क्रिएट किए बगैर, तो आप इसको वायरलेस का भी नाम दे सकते हैं।
आगे नेक्स्ट बात की जाती है रिलायबिलिटी की। रिलायबल आपने देखा है कि टीसीपी में जिस तरह डाटा इधर से हम सेंड करते हैं सेंडर से, उसी तरह जाके रिसीवर पे रिसीव हो जाता है, तो ये आपके पास रिलायबिलिटी होती है। तो लेकिन यूडीपी में ये काम नहीं है। यूडीपी में आपको क्या होता है कि आपके जो पैकेट्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं विद अदर पैकेट्स। अब देखें एरर कंट्रोल इज मैंडेटरी। मैंने ऊपर आपको भी बताया कि इसमें एरर को कंट्रोल करना, एरर को डिटेक्ट करना ये मैंडेटरी है, लाजमी है। इसके बगैर आप टीसीपी में काम नहीं कर सकते। सपोज हम एक पैकेट सेंड करते हैं, दो करते हैं, तीन करते हैं, हमारे पास थर्ड जो पैकेट है उसमें एरर आ जाता है, तो टीसीपी क्या करता है, रीसेंड डाटा करता रहता है। एक आप इस तरह कह लें कि अगर किसी को एक रूम में भेजना है, बाद में उसको धक्के लगाते रहेंगे रूम में जाओ रूम में जाओ, जब तक वो रूम में चला नहीं जाएगा तब तक आपने उसको छोड़ना नहीं है। तो टीसीपी भी सेम यही काम करती है कि आपके पास जब तक डाटा सेंड नहीं हो जाता उसको धक्के लगाती रहती है सेंड करने के लिए। ओके, तो आगे बात करते हैं, एरर कंट्रोल इज ऑप्शनल। तो यूडीपी में जो एरर को कंट्रोल करना होता है ये एक ऑप्शनल होता है। एरर को कंट्रोल करें ना करें आपकी मर्जी है, क्योंकि इसमें डाटा ट्रेवल इतना फास्ट होना होता है कि जब तक आप एरर डिटेक्ट करते हैं उतनी देर में मे बी आपका डाटा ट्रांसफर आगे ट्रांसमिट हो जाए। तो एरर डिटेक्शन का काम यूडीपी नहीं करता। हाँ, अगर इस तरह कह सकते हैं कि अगर आपको पता है कि आपके जो पैकेट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं पे कुछ एरर है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये इसको प्रेफर नहीं करेगा। उसके बाद टीसीपी, टीसीपी में स्लो ट्रांसमिशन होती है। अब देखिए स्लो ट्रांसमिशन क्या चीज है। टीसीपी क्या करेगा, पहले तो आपके पैकेट्स बनाएगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, इसका एरर वगैरह डिटेक्ट करेगा, फिर आगे ट्रांसमिट करेगा। तो देखें इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं पे तो कोई थोड़ा सा टाइम का फर्क पड़ेगा। और इसमें पहले वो ब्रिज भी बनाएगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन यूडीपी क्या करेगा, वो इन सारे कामों से आजाद है, फास्ट ट्रांसमिशन होती है इसमें। तो मतलब कि क्या है, एक तरह से डाटा उठाया, दूसरी तरफ रिसीवर एंड पे उसने फेंक दिया, मतलब कि ना एरर डिटेक्ट होगा, ना इसमें रिलायबिलिटी है, ना इसमें कनेक्शन है। तो ये इन सारी चीजों से क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसमें अब आ जाता है मोर ओवरहेड। ये बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, आगे इसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको यही बता देता हूँ कि हर डाटा के साथ उसका कोई ना कोई सोर्स जाता है, डेस्टिनेशन सोर्स वगैरह जाते हैं, वो हम ओवरहेड में कंसीडर करते हैं। इसको आगे देखते हैं। उसके बाद लास्ट वाला रह गया फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल कंजेशन कंट्रोल जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि इसमें विंडो का साइज वगैरह हम देखते हैं। उसके बाद हम मैसेज का साइज वगैरह देखते हैं। हम देखते हैं कि रिसीवर इतना कैपेबल भी है कि वो डाटा को एक्सेप्ट कर सके, या सेंडर इतना कैपेबल भी है कि वो इतना हाई पैकेट्स ऑफ द डाटा सेंड कर सके। फिर उसके बाद नो फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल, यूडीपी इस काम से भी आज़ाद है। इसमें कोई फ्लो कंट्रोल नहीं, कोई कंजेशन कंट्रोल नहीं है। ये जिस तरह डाटा आता है उस तरह सेंड कर देगा। वो नहीं देखेगा कि आपका नेक्स्ट वाले का विंडो साइज क्या है, आपकी विंडो का साइज क्या है, मैसेज का साइज क्या है, जाने दो, कह रहा है कि इस तरह डाटा सेंड कर रहा है। अब देखें इसका जो पहला था कनेक्शन ओरिएंटेड, इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है। इन टीसीपी बिफोर ट्रांसमिशन इट ऑलवेज क्रिएट अ कनेक्शन एंड देन स्टार्ट द ट्रांसमिशन। कह रहा है कि जो टीसीपी है ये क्या करेगा, ये ऑलवेज क्रिएट करेगा एक कनेक्शन, उसके बाद ही आपके डाटा को क्या करेगा, ये सेंड करेगा, अदरवाइज आपके डाटा को ये सेंड कभी भी नहीं करेगा। यूडीपी इट डज नॉट केयर अबाउट द कनेक्शन। लेकिन यूडीपी क्या है, ये कनेक्शन की तरफ से बिल्कुल केयरलेस है, इसको नहीं पता कनेक्शन क्या है। when it gets the data from the application layer, it start the transmission without creating the connection, that's why it is called the connectionless। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ये क्या करता है, इधर से डाटा एक्सेप्ट किया एप्लीकेशन लेयर से, साथ ही आगे ट्रांसमिट कर दिया विदाउट क्रिएटिंग एनी कनेक्शन, विदाउट क्रिएटिंग एनी ब्रिज। तो ये क्या कह सकते हैं, कनेक्शन लेस भी इसको बोला जा सकता है। आगे बात आ जाती है इसके सेकंड पॉइंट की, रिलायबिलिटी एंड लेस रिलायबिलिटी। अब देखिए जरा ये वाला कंसेप्ट, दिस रिलायबिलिटी इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द कनेक्शन। ये क्या है, रिलायबिलिटी एक डायरेक्ट कनेक्शन से आ रही होती है हमारे पास। तो क्या है, इन टीसीपी व्हेन वी क्रिएट अ कनेक्शन आफ्टर इट व्हेन द डाटा रीच्ड एट द रिसीविंग एंड इट वुड बी रिलायबल। तो टीसीपी का ये काम है कि जब भी आप एक कनेक्शन क्रिएट करो, आप डाटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाओ, तो ये मस्ट बी रिलायबल होना चाहिए, यानी कि जिस तरह आपने सेंड किया उसी सीक्वेंस में आपके पास डाटा आपका रिसीव होना स्टार्ट हो जाए। रिलायबल मींस यू हैव द गारंटी अबाउट द डाटा
डेटा ट्रांसमिट फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। तो रिलायबिलिटी क्या होती है? डाटा की गारंटी होती है कि आपके पास जो डाटा है ये सेंडर से रिसीवर तक ठीक ट्रांसमिट होगा भी या नहीं होगा। It means if you send 8 bits of the data from node A to B1, A1 to B1 from previous week, मैंने previous लिख दिया लेकिन ये आगे आए, सॉरी previous ही है, ये वाली, ये वाली। तो इसमें डाटा क्या था, हम सेंड कर रहे थे A1 से B1 की तरफ। तो मैंने ये एग्जांपल लिया, ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप दोबारा टाइम वेस्ट ही होना है। तो आपके पास इसका क्या मतलब है, अगर मैं 8 बिट सेंड कर रहा हूँ A1 से B1 की तरफ, तो ये सेम उसी तरह ही रिसीव होनी चाहिए। दी नोड B1 must ensures that he had received the complete amount of the data, इट्स कॉल्ड लाइबिलिटी। तो कह रहा है कि जो B1 है जब ये डाटा एक्सेप्ट कर लेगा तो ये एक्नॉलेज करेगा कि इसको A1 को कि मेरे पास जो डाटा है वो 8 बिट्स के साथ ही पहुंचा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाटा की रिलायबिलिटी बोलेंगे। टीसीपी मस्ट केयरफुल अबाउट द सीक्वेंस ऑफ द डाटा। तो ये टीसीपी जो है डाटा के साथ भी बिल्कुल केयरफुल है कि डाटा का सीक्वेंस आपका बिल्कुल मैंडेटरी होना चाहिए। लेकिन इन यूडीपी देयर इज अ लैक ऑफ द रिलायबिलिटी, इसमें रिलायबिलिटी की लैक होती है। मोर ओवर यू कैन से दैट UDP has no have no sense about the sequence of the data। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि UDP is a senseless about the data। इसमें कोई सेंस नहीं होती डाटा के सीक्वेंस की। आगे आ जाती है डायग्राम, इसको एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले ये देख लीजिएगा इस साइड पे जो मैंने ये एक छोटे से बार के अंदर लिखी हुई है, P1 P2 एंड P3 ये डाटा के पैकेट्स हैं। इसको आप कोई नोड्स वगैरह कंसिडर नहीं कीजिएगा, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स वगैरह कंसिडर नहीं कीजिएगा। ये आपके पास डाटा के क्या है, पैकेट्स हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको अलग कर दूं क्योंकि यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं, एक यूडीपी की है और एक टीसीपी की है। ये ले, चलें अब स्टार्ट करते हैं। आपके पास टीसीपी, टीसीपी आपके पास तीन पैकेट्स मैंने यहाँ पे डाटा के बनाए हैं। एक बनाया मैंने P1 बनाया है, फिर P2 है, फिर यहाँ पे क्या है P3 है। तो आपने डाटा सेंड करना है कहाँ से कहाँ तक। आप चाहते हैं कि मेरा डाटा जो सेंड हो वो सेंडर से कहाँ पे हो, रिसीवर तक जाए। तो सेंडर से रिसीवर तक जब हम डाटा को सेंड करेंगे तो आपके पास जिस फ्लो में डाटा जाएगा, आप देखें P1 आगे ट्रांसमिट हो रहा है, P2 हो रहा है, फिर इस तरह P3 हो रहा है। तो ये आपके पास एक नेटवर्क है, इसके ऊपर आपका डाटा क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ये एक आप कह लें कि कनेक्शन है जो टीसीपी ने ऊपर आपने कनेक्शन ओरिएंटेड में पढ़ा, ये आपके पास इस तरह का कनेक्शन है जो क्या करेगा, टीसीपी इसको क्रिएट करेगा। ओके, तो डाटा आपके पास यहाँ से इस तरफ जाएगा। तो जब आपके पास रिसीवर एंड पे डाटा जाएगा तो देखिए यहाँ पर से आपने पहले P1 भेजा, यहाँ पे भी P1 आ गया, फिर P2 भेजा, फिर यहाँ पे भी P2 आ गया, आपने P3 सेंड किया तो यहाँ पे भी P3 आ गया। तो यानी कि टीसीपी जो है ये रिलायबल भी है। अब देखिए रिलायबिलिटी है यहाँ पे, किस चीज की रिलायबिलिटी है, आपका डाटा कोई लॉस नहीं हुआ। समझ आ गई? जिस तरह आपके यहाँ पे 3 पैकेट्स हैं डाटा के, यहाँ पे भी आपके 3 मौजूद हैं। जिस तरह यहाँ पे सीक्वेंस है उस तरह रिसीवर एंड पे भी सीक्वेंस मौजूद है आपका। तो ये टीसीपी की एक छोटी सी डायग्राम थी। उसके बाद अगर बात करें तो यूडीपी की मैं बात करता हूँ कि यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल में आपके पास डाटा ट्रैवल किस तरह करता है। अब देखिए यहाँ पे आपका डाटा ट्रैवल किस तरह करेगा कि यहाँ पे 3 पैकेट्स हैं P1 P2 एंड P3। तो जब ये ट्रैवल करेंगे सेंडिंग के सेंडर से रिसीवर की तरफ, एक चीज और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जस्ट एक कनेक्शन हमने क्रिएट किया है। ठीक है, तो देखें जब हम कनेक्शन बनाते हैं किसी से दूसरी चीज की तरफ तो हम एक वायर के जरिए बनाते हैं। ठीक है, तो जब वायर से दूसरी जगह पे हम जाते हैं डाटा को सेंड करने, तो जब वायर से हम डाटा को सेंड करते हैं तो उसका एक सीक्वेंस होता है, उसका एक तरीका होता है डाटा को सेंड करने का, कि आप जस्ट एक वायर के ऊपर डाटा को ट्रेवल करेंगे, यानी कि पहले एक पैकेट जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। लेकिन जब हम वायरलेस यानी कि कनेक्शन क्रिएट किए बगैर हम डाटा सेंड करें तो हमारे पास जो डाटा जाएगा बाय एयर जाएगा। ठीक है, बाय एयर का मतलब ये नहीं है कि जहाज पे जाएगा, बाय एयर का मतलब है कि आपके पास जिस तरह वाईफाई के सिग्नल्स वगैरह जाते हैं उस तरह आपके पास डाटा ट्रांसमिट करेगा। तो मतलब कि सारे के सारे पैकेट से एक ही साथ हम सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा एक लाइन में जाएगा डाटा। तो हम यहाँ पे मल्टीपल्स कनेक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे।
तो उसी तरह हमने यहाँ पे रिसीवर एंड पे भी हमने मल्टीपल कनेक्शन यूज किए हैं। तो P1 P2 P3 जाएगा जरूर, लेकिन यहाँ पे जाके इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, टोटली चेंज हो जाएगा। जब यहाँ पे रिसीव हुआ P3 P1 P2, मैंने इनमें से कोई पैकेट स्किप नहीं किया अभी फिलहाल के लिए, ताकि आपको इतना पता चल जाए कि इसमें जस्ट आपका सीक्वेंस चेंज होता है, इसमें डाटा लॉस भी हो जाता है। अगर सपोज कर दे मैं यहाँ से P1 को यहाँ से निगलेक्ट कर दूं, यहाँ से निकाल दूं, तो आपके पास जस्ट 2 पैकेट्स पहुंचे यहाँ पे P2 और P3। इसमें डाटा आप देखें, तीन पैकेट्स थे, एक लॉस हो गया। तो यूडीपी इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यूडीपी ने जस्ट इतना कह देना, आप लोगों ने मुझे स्पीड का बोला था, स्पीड वाला काम कर दिया, रिलायबिलिटी मेरा काम नहीं है। अगर रिलायबिलिटी से काम करना है तो टीसीपी के पास चले जाओ। नेक्स्ट वाली स्लाइड देखते हैं हम। एरर कंट्रोल इज मैंडेटरी एंड एरर कंट्रोल इज ऑप्शनल। Error control is mandatory field in the TCP. We use here the checksum to detect the error, but on the other hand, in UDP, although checksum is used in the error detection, but it is optional in the UDP. तो कह रहा है कि जो टीसीपी के अंदर है एरर को डिटेक्ट करना चेकसम के जरिए, ये आपके पास क्या है, जरूरी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूडीपी की, तो यूडीपी के अंदर जो एरर को डिटेक्ट करना है ऑप्शनल है, करना है कर लो, नहीं करना ना सही। If you don't want to detect error, just put the value of the 000 in the checksum of the UDP. अब देखें, आपका जो UDP है इसका checksum होता है 16 बिट्स का। अगर आप यहाँ पे सपोज कर लो, आप checksum ये कोई बला नहीं है, ये इस तरह की मेमोरी ही है जिसके अंदर 16 बिट्स होते हैं आपके पास। ये लेंगे 16 बिट्स बन गए आपके पास, दोनों तरफ के 8-8 मिला के। तो अगर आप डाटा सेंड करते हैं यूडीपी से आगे नेक्स्ट, तो यूडीपी से अगर आप नेक्स्ट डाटा सेंड करना चाहते हैं और आपने जो एरर है वो नहीं फाइंड करना है, एरर डिटेक्ट ही नहीं करना है, ये देखें जरा यहाँ पे लिखा होगा यूडीपी है द चेकसम ऑफ द 16 बाइट, और ये वाली वैल्यू पे भी हमने वर्क करना है कि हम 00 पुट कर देंगे यहाँ पे। आप देखें ये सारी की सारी मेमोरी के अंदर हम क्या करेंगे, जब हम 00 पुट कर देंगे, तो जब आपका कंप्यूटर 00 इसको देखेगा कि चेकसम मेरा 00 है, तो वो इसको क्या कंसिडर करेगा कि यूजर चाहता ही नहीं है एरर को डिटेक्ट करना। हाँ, अगर आप इसको खाली छोड़ दो तो मे बी हो सकता है वो इसको कंसिडर करे कि शायद ये गलती से रह गया है, तो वो मे बी आपका एरर चेक कर ले। अगर एरर चेक नहीं करे तो आपके पास जो मेमोरी आपके पास खाली है, तो इसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। तो जब गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएंगी तो आपके पास जो आपका कनेक्शन फास्ट काम करना है वो बिल्कुल भी काम नहीं करना। If you want to send the data by using the TCP, you must find the checksum. तो कह रहे हैं कि अगर आपने TCP के जरिए काम करना है, डाटा सेंड करना है, तो आपके लिए ये काम तो है ही नहीं ना। आपने चेकसम चेक करना ही नहीं है, इसमें 00 पुट करना ही नहीं है, आपने डायरेक्ट डाटा सेंड कर देना है। टीसीपी ने खुद ब खुद आपके चेकसम को चेक करना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, और आपका एरर डिटेक्शन होना ही होना है। आफ्टर फाइंड इट, मर्ज सेंड द चेकसम विद योर डाटा। अब देखें, आपने जो चेकसम है इसको भी अपने डाटा के साथ सेंड करना है, ताकि आपका जो सेंडर का चेकसम है और रिसीवर का चेकसम है दोनों मैच करें, उसके बाद आपका डाटा सेंड हो। ये सेम उसी तरह है कि जिस तरह हम टोपोलॉजीज के अंदर काम करते थे कि एक जगह से हम दूसरी जगह पे जो डाटा है उसको सेंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का आईपी देखना पड़ेगा, दोनों को चेक करना पड़ेगा क्या जो जिस कंप्यूटर की तरफ हमने डाटा सेंड किया है, यानी कि जिस तरह हम टोकनाइजेशन में काम करते हैं कि हमने एक नेट से या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डाटा सेंड करना है, तो हमने टोकन के जरिए करना है। तो टोकन वाला क्या काम है कि आपने टोकन ले लेना है रिसीवर एंड का, और रिसीवर ने टोकन ले लेना है सेंडर का। तो दोनों जब आपस में मैच करेंगे उसके बाद ही आपका डाटा सेंड होगा। So that receiver find the checksum and match the result with the checksum receiver receive the data properly without any errors और प्रॉब्लम। ये बात हो रही है टीसीपी की, यूडीपी की नहीं हो रही। यूडीपी की यहाँ तक खत्म हो जाती है, यहाँ तक, उसके बाद आगे टीसीपी की स्टार्ट हो रही थी। तो मतलब कि आपके पास जो रिसीवर है वो अपना चेकसम फाइंड करेगा, उसके बाद सेंडर के साथ मैच करेगा, उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, आपका जो डाटा है उसको रिसीव कर लिया जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद है आपके पास स्लो ट्रांसमिशन और फास्ट ट्रांसमिशन। स्लो ट्रांसमिशन और फास्ट ट्रांसमिशन ये भी यूडीपी और टीसीपी का ही काम है। तो टीसीपी में मैंने आपको बताया कि टीसीपी में आपको पहले बहुत ज्यादा काम करने पड़ते हैं, यानी कि कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद रिलायबिलिटी चेक करनी पड़ती है, एरर चेक करने पड़ते हैं। तो वैसे तो ये स्लो नहीं है आपके पास जो टीसीपी है, लेकिन एज कम्पेयर टू यूडीपी ये स्लो है।
Now we are discussing about the transmission speed of the TCP. Normally it is not slow, but comparatively it is slow, and UDP is faster transmission, because in UDP the data follows different network routes. In the TCP, the data sent in the one network route. तो यहाँ पे बात की जा रही है कि आपके जो TCP है वो स्लो है, लेकिन अगर आप उसको ट्राई करो, आप उसके ऊपर वर्क करो, तो आपको नहीं फील होगा कि ये स्लो है, लेकिन एज कम्पेयर टू यूडीपी इट इज स्लोअर। और दूसरी बात ये कि आपके पास जो यूडीपी है इसमें डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, डिफरेंट नोड्स होते हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, ठीक है। इसमें डाटा किसी तरह में ट्रेवल किया जा सकता है, किसी भी वे में ट्रेवल किया जा सकता है, लेकिन इन टीसीपी यू हैव ओनली वन नोड। सिर्फ आपके पास एक नोड है जिसके ऊपर आप डाटा को क्या करोगे, सेंड करोगे। आगे आ जाती है बात मोर और लेस ओवरहेड की। यस, ये हमने ऊपर स्किप किया था, तो हम यहाँ पे देखते हैं। यू कैन से दैट द मेन थिंग इन सेंडिंग द डाटा, कह रहे कि आप ये कह सकते हैं कि मोर जो ओवरहेड होते हैं ये मेन चीज होती है आपके जो डाटा को सेंड करने के लिए। फर्स्ट क्लियर द कंसेप्ट ऑफ द ओवरहेड। पहले हम देखते हैं कि ओवरहेड होता क्या है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि लेस ओवरहेड क्या है और मोर ओवरहेड क्या है। When we receive the data from the application layer, that called the payload और pure data। कह रहे कि जब हम डाटा एक्सेप्ट करते हैं किससे, एप्लीकेशन लेयर से, जो क्या कहलाता है, पेलोड कहलाता है और प्योर डाटा कहलाता है। बट इफ यू वांट टू सेंड फ्रॉम वन नेटवर्क टू एन अदर नेटवर्क, कह रहे कि अगर आप इसको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे सेंड करना चाहते हैं, इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो क्या करता है, इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक सोर्स हेडर, डेस्टिनेशन हेडर्स, पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेसेस वगैरह। तो ये सारे के सारा किस चीज के ऊपर काम कर रहा होता है, ये हेडर के ऊपर काम कर रहा होता है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल भी मैंने डायग्राम के साथ दी हुई है। सो इफ आई वांट टू सेंड द डाटा ऑफ अमाउंट m, कह रहे कि अगर मैं एक डाटा सेंड करना चाहता हूँ m जिसकी अमाउंट है, यू मस्ट ऐड द डाटा x लाइक इन गिवन डायग्राम। तो कह रहा है कि आपको उसके साथ x डाटा को भी साथ में ऐड करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं x डाटा क्या है और m डाटा क्या है। आप देखिए, डाटा रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर से आपके पास प्योर डाटा आता है, जो इस ये आपके पास प्योर डाटा है। आप इसको आगे सेंड करना चाहो तो आप कभी भी डाटा को जस्ट सेंड नहीं कर सकते। अगर आपके पास डाटा इसी तरह ही है, आपको साथ में एक हेडर अटैच करना पड़ेगा। मैंने अभी ऊपर बताया है कि आपके पास अगर m अमाउंट ऑफ द डाटा है, m अमाउंट ऑफ डाटा, ये m अमाउंट ऑफ डाटा है, तो ये जस्ट अकेला सेंड नहीं हो सकता, इसमें x अमाउंट ऑफ डाटा भी ऐड करना पड़ेगा। x अमाउंट ऑफ डाटा में क्या कुछ होता है, ये आपने ये भी ऊपर देखा है, मैं आपको दोबारा क्लियर करके बता देता हूँ क्या चीज़ है ये। तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगे, इसमें ये चीज आएगा, एक तो आपके पास जो सेंडर, एक तो सोर्स का हेडर आएगा, उसके बाद डेस्टिनेशन हेडर आएगा, तो उसके बाद पोर्ट नंबर होता है इसके अंदर, हेडर के अंदर, इसके बाद डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है, इसमें आईपी एड्रेसेस होते हैं, मैक एड्रेसेस वगैरह होते हैं इसके अंदर। तो जब ये आता है डाटा सारे का सारा इसके अंदर आपके पास हेडर के अंदर आपका डाटा कंसिडर हो जाता है। इन हेडर ऑफ द टीसीपी, टीसीपी के कह रहे हैं हेडर में द ओवरहेड इज मोर बट इन द यूडीपी ओवरहेड इज लेस। तो यूडीपी हर लिहाज से टीसीपी में क्या है, चीजें कम रखती है, और इन चीजों को कम रखने की वजह से ही इसकी जो स्पीड है काफी ज्यादा फास्टर है। द साइज ऑफ द टीसीपी ओवरहेड इज 20 to 60 बाइट। कह रहे कि ओवरहेड का साइज कितना है टीसीपी के अंदर, 60 से 20 बाइट के जितना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द यूडीपी है 8 बाइट। लेकिन जो यूडीपी के अंदर डाटा का साइज है, यानी कि इसके ओवरहेड का साइज है, वो कितना है, 8 है। यूडीपी में जो 8 है वो फिक्स है, लेकिन 20 to 60 ये आपके पास डाटा फिक्स नहीं है टीसीपी के अंदर। अब ये तो फिक्स है आपके यूडीपी के अंदर। अब देखिए 20 to 60 उसने बोला है, तो मतलब हम कितना भी ले सकते हैं 20 से 60 तक ना, हम कुछ भी डाटा हम यहाँ से ले सकते हैं, यानी कि 21, 30, 65, सॉरी 65 नहीं 55, तो जितना भी, लेकिन यूडीपी में आपने 8 क्या 8 ही लेना है। You can say that the TCP have the limits from 20 to 60 means its variable length, its variable length by its variable length in byte, but in the UDP has the fixed 8 byte length।
बाइट। अब देखें क्या कह रहा है कि अगर आपने जो वेरिएबल होते हैं आप, यानी कि ये क्या है 20 to 60 तक तो लिमिट है, लेकिन ये वेरिएबल है, आपके पास डाटा कहीं से कितना भी आपके पास जा सकता है, इसमें कितने भी आपके पास क्या आ सकते हैं, ओवरहेड आ सकते हैं। लेकिन जो यूडीपी है इसमें आपके पास 8 आना लाजमी है, इस वजह से ये क्या है, फिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं टीसी फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल क्या होता है। अब यहाँ पे देखते हैं फ्लो कंट्रोल कंजेशन कंट्रोल का कंसेप्ट। पहले भी मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करता है, आपका चेक करता है कि आपका डाटा सेंड किस तरह किया जाता है, विंडो साइज देखा जाता है और उसके बाद मैसेज साइज वगैरह देखा जाता है। दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ द हेडर बट इट इज टू मच इंपॉर्टेंट कंडीशन। कह रहा है कि ये आपका हेडर का ही पार्ट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। Flow control is all the information about the receiver and their window and how much data the window of the receiver can accept। तो क्या कह रहा है कि फ्लो कंट्रोल आपके पास क्या होता है, तमाम वो इंफॉर्मेशन होती है रिसीवर की कि वो डाटा कितना एक्सेप्ट कर सकता है, उसकी विंडो डाटा कितना एक्सेप्ट कर सकती है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द रिसीवर दैट द फ्लो कंट्रोल हैव द इंफॉर्मेशन। आगे बात करते हैं कंजेशन कंट्रोल की। तो कंजेशन कंट्रोल क्या है, कंजेशन कंट्रोल इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द नेटवर्क that how much data can transmit over a network but it's all work on the TCP। तो क्या कह रहा है कि जो कंजेशन है ये क्या करता है, ये आपके पास लिमिट होती है नेटवर्क की, कि आपके ये जो नेटवर्क है ये कितना डाटा आगे ट्रांसमिट कर सकता है और कितना डाटा आपका नहीं कर सकता। तो यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं कि जिस तरह हमने घर में नेट वगैरह लगवाया होता है 2 MB 4 MB 6 8 10 12, यानी कि जितना भी आपने MB लगवाए हुए होते हैं, तो ये उस डाटा का फ्लो होता है कि आपके पास जो डाटा है ये किस तरह आपका वर्क करेगा। तो ये सारे के सारा काम किसके अंदर करता है, टीसीपी के अंदर करेगा, यूडीपी के अंदर ये वर्क नहीं करेगा। there is no entry here that can tell you how much the data have been entered। तो क्या कह रहा है, लेकिन जीडीपी के अंदर आपके पास नहीं, सॉरी, जनरली आपके पास कोई भी इस तरह की डिवाइस मौजूद नहीं है जो आपको ये बताए कि कितना डाटा जो है वो आपका एंटर्ड हो चुका है। बट इन द यूडीपी देयर इज नो फ्लो कंट्रोल। कह रहा है कि यूडीपी के अंदर तो फ्लो कंट्रोल होता ही कोई नहीं है, ना ही इसके अंदर कंजेशन कंट्रोल होता है। If the data have lost during the transmission, it will not transmit again and again until it receive। तो क्या कह रहे हैं कि यूडीपी जो है एक ही बार उसने डाटा सेंड करना है, रिसीव होता है हो नहीं होता तो वो उसको छोड़ देगा। Here you can again say that TCP is reliable over UDP। तो ये भी आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा प्रूफ है कि आपके पास टीसीपी तो तब तक डाटा सेंड करता रहता है जब तक वो रिसीवर एंड पे रिसीव नहीं हो जाता, लेकिन यूडीपी आपके पास जस्ट तब तक डाटा सेंड करेगा जब तक वो रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आगे इनका ये बताया हुआ है कि कौन से जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो कौन सी HTTP है, यानी कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो हम टीसीपी और यूडीपी के ऊपर यूज करते हैं। अब पहले तो आपके पास HTTP है, ठीक है। HTTP क्या है, ये मोस्टली हम लोगों ने देखा होगा, कोई भी वेबसाइट वगैरह हम ओपन करते हैं, अगर देखा जाए तो ये खुद एक प्रोटोकॉल है और ये रिलायबल नहीं है। ये रिलायबल नहीं है, ये खुद की रिलायबिलिटी को अचीव करने के लिए आपका टीसीपी को यूज करता है। फिर उस तरफ अगर हम देखें यूडीपी को, यूडीपी में डीएनएस है, डोमेन नेम सर्वर है। तो ये हमारे पास इस तरह का प्रोटोकॉल है, हम जब नेक्स्ट वाले को डाटा सेंड करते हैं तो ये फास्टली जाके सबसे पहले उसका क्या लेके आता है, डोमेन नेम ले आता है, ताकि आपका जो डाटा है वो फास्टली सेंड हो जाए। उसके बाद एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपके पास तब यूज किया जाता है जब आपके पास आपने बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की वीडियो डेफिशिएंसी देखनी होती है। यानी कि अगर यूट्यूब पे आप देखें तो अगर आप 720 पे देखना चाहें, 1080 पे देखना चाहें, 2K 3K, ये सारी की सारी 4K वगैरह देखना चाहे वीडियोस, तो आपके पास तब FTP यूज किया जाता है। DHC है आपके पास, फिर आपके पास बूट पी है, और हाँ यहाँ पे एक RIP है, ठीक है, रिप इसको बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आप एक चीज और देखें, जब आपने हाई डेफिशिएंसी के साथ डाटा देखना है, वीडियो वगैरह देखनी है, तो आपके पास क्या होता है, थोड़ा सा जो नेट की स्पीड है उसमें फर्क आ जाता है, वो स्लो हो जाती है। लेकिन यूडीपी क्या करेगा, जब आपके पास हाई क्वालिटी की आप इसमें कोई वीडियो वगैरह चलाओ, तो ये क्या करेगा, वीडियो की जो डेफिशिएंसी है ये उसको क्या कर देगा, लो कर देगा काफी ज्यादा। स्पीड को ये फास्ट जरूर कर देगा, लेकिन आपकी जो डेफिशिएंसी है ये उसको साथ में डिक्रीज कर देगा। अब देखते हैं आगे यूट्यूब। अब YouTube जो है ये कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका जो डाटा है लॉस हो जाए। तो जो YouTube है ये टीसीपी के ऊपर वर्क करती है, ना कि यूडीपी के ऊपर वर्क करेगी। इस तरह सेम जो आपका गूगल है,
बाकी ये भी मोस्टली जो आपके पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके लिए डाटा इज मच इम्पोर्टेंट एंड द स्पीड, तो वो आपके पास सारी की सारी किस पे वर्क करेंगी, टीसीपी के